हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाऊजी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए आपके पसंदीदा दही भल्ले बनाए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? जी, उस दिन आपको जो दही भल्ले बहुत ज्यादा पसंद आए थे ना, वो दही भल्ले जूही ने ही बनाए थे। भानु ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जूही ने लाई हुई दही भल्ले की थाली उठाकर पटकता है। क्या हुआ बाबूजी? ये बकवास दही भल्ले मुझे नहीं खाने हैं, क्योंकि इन्हें इस मनहूस लड़की ने बनाया है और मैं इस मनहूस लड़की के हाथ का एक बना एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। कावेरी, तुम्हें पता है ना, मुझे इस लड़की से नफरत है, तो फिर तुम क्यों हमेशा मुझे इससे जुड़ी हुई चीजें देती हो? बाऊजी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तू एक लड़की है। मुझे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। वो तो भगवान ने शुक्र है कि तेरे बाद अंशु हुआ। तुझे संभालना किसी बोझ को संभालने से कम नहीं है। मर क्यों नहीं जाती तो कहीं जाकर? जी, ऐसा मत बोलिए। भानु हर रोज जूही को उसके बेटी होने पर ताने कसता रहता है। एक दिन जब जूही गलती से अंशु के कॉलेज के नोट्स पर स्याही गिरा देती है, तभी अंशु एग्जाम में पढ़ नहीं पाता और भानु से जूही की खूब शिकायत करता है। बाऊजी, बाऊजी, ये देखो, इस बेवकूफ लड़की ने मेरे नोट्स पर इंक गिरा दी। अब मैं एग्जाम में कैसे पढ़ूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाऊजी, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। इस लड़की ने तो मेरे करियर की नैया ही डुबो दी। लेकिन अंशु, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। तुमने ही वो स्याही की डिब्बी खुली रखी थी। मेरी जगह अगर तुम भी होते तो तुम्हारे हाथ से भी स्याही गिर जाती। बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं किया है कुछ भी। हाँ भानु जी, जूही जानबूझकर नहीं करेगी ये सब। चुप, एकदम चुप। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस लड़की को। ये अंशु की आजादी, अंशु की पढ़ाई को देखकर जलती है, क्योंकि इसे बचपन से घर पर ही कैद करके रखा है। इसने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए जलन के मारे इसने मेरे शेर बेटे, मेरे अंशु के करियर को बर्बाद करने के लिए ये सब किया है। निकल जा यहां से, निकल जा। भानु जूही का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और उसके कपड़े भी उसके मुंह पर फेंक देता है। जी, आप क्या कर रहे हैं ये? चुप रहो तुम। अगर तुम्हें भी अपनी बेटी की इतनी पड़ी है ना, तो तुम भी निकल जाओ इसके साथ। बाऊजी, बाऊजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत निकालिए घर से बाहर। मैं इस बरसात के मौसम में कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आपके, माँ के और अंशु के अलावा इस दुनिया में, इस गांव में और कोई भी नहीं है। तुझे तो मुझे तभी ही कूड़े में फेंक देना चाहिए था जब तू पैदा हुई थी, लेकिन अब तू मेरे लिए मर गई है। जा, जो करना है कर, जी या मर, मुझे अब तुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाऊजी। खबरदार, अगर तूने आइंदा मुझे बाऊजी कहा तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अंशु का बाऊजी हूं। जूही अब भारी बरसात के मौसम में गांव में दर दर भटकने लगती है। कावेरी अब ममता और पत्नी धर्म के बीच फंस चुकी थी। वो दिन रात अपनी बेटी की भलाई के लिए मंदिर के सामने ज्योत जलाकर प्रार्थना करती है। जूही कुछ दिनों तक रास्ते पर ही सोती है, लेकिन एक दिन वो देखती है कि गांव में एक धनवान आदमी गरीबों को मुफ्त का राशन दान कर रहा है। ये लो, ये लो, मैं बाप बन गया हूं। मुझे बेटी हुई है, बेटी। मेरे घर लक्ष्मी आई है। कितनी अजीब बात है ना, ये आदमी एक बेटी का बाप बनने पर इतना खुश है, और एक मेरे पिता है जिन्हें मेरा मोल कभी पता ही नहीं चल पाया, जिन्होंने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जूही उस धनवान आदमी से राशन लेती है और वो उस राशन को सही तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है। क्यों ना मैं इस राशन का इस्तेमाल कमाने के लिए करूं? मैं इस राशन के सामान से भोजन बनाकर, ठेला लगाकर, वहां खाना बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। जूही खुद भूखी रहती है और वो उस थोड़े बहुत राशन से खाना बनाती है और ठेला लगाकर खाना बेचकर पैसे कमाने लगती है। अरे वाह वाह, ये आलू के पराठे तो एकदम लाजवाब है भाई। इसे कढ़ी चावल नहीं, इसे तो अमृत कहलाना होगा। तुम पर सच में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। धन्यवाद काका, ये लीजिए आपकी घी वाली रोटियां। धीरे धीरे जूही पैसे कमा कमा कर एक किराए के मकान में रहने लगती है और वो अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है। कावेरी रोज चुप छुपा कर जूही से मिलने आती रहती है। माँ, माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ जूही बेटा, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है बेटी? तेरे बिना जीवन एकदम सूना हो गया है मेरी लाडो। मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जूही की माँ हूँ। मेरी बेटी का ढाबा बन गया है। तू कितनी आगे आ गई है बेटी।
सब कुछ आपकी दुआओं, आपके आशीर्वाद के कारण है माँ। बाबूजी और अंशु कैसे हैं? दोनों ठीक हैं। अंशु का रिश्ता पक्का हुआ है, उसकी शादी होने वाली है अब, वो उसकी कॉलेज फ्रेंड रितिका से। अरे वाह, मैं शादी में आ तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं अपने छोटे भाई और अपनी होने वाली भाभी को ढेर सारी दुआएं दूंगी। थोड़े दिनों बाद अंशु की शादी रितिका से हो जाती है, लेकिन रितिका के आने के बाद अंशु पूरी तरह बदल जाता है। रितिका अंशु को भड़काती है और वो दोनों लालच में आकर धोखे से भानु की सारी जायदाद अपने नाम कर लेते हैं और उसे जान से मारकर तालाब में फेंक देते हैं। अब तुम्हारा ये बूढ़ा बाप मर चुका है, अब हम आराम से जी पाएंगे और तुम्हारी वो बूढ़ी माँ, उसे तो नौकरानी बनाकर रखेंगे। लेकिन ये सब कुछ उन दोनों का पीछा करते हुए कावेरी देख लेती है और वो उनके जाने के बाद वहां तालाब में से अपने पति को बाहर निकालती है और आसपास के गांव वालों को भी बुलाती है। भानु की सांसें अब भी चल रही थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहां जूही भी आती है। काश मैं थोड़ी देर पहले पहुंच जाती वहां, कम से कम उन दुष्ट हैवानों को भानु जी को जान से मारने तो नहीं देती। कावेरी जी, भानु जी का दिल का ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। उनके हार्ट पर ज्यादा चोट आई है। 1 लाख? चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, ये लीजिए 1 लाख रुपए। लेकिन जूही बेटी। माँ, इस वक्त पैसों से बढ़कर बाबूजी की जान है। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, आप चिंता मत कीजिए। जूही सही वक्त पर पैसे देकर अपने बाबूजी की जान बचा लेती है। जब भानु ठीक हो जाने पर घर आता है, तभी जूही पुलिस के साथ अंशु और रितिका के पास जाती है। गिरफ्तार कर लीजिए इस जानवर जैसे आदमी को। तुम इतने नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था अंशु। मुझे माफ कर दो जूही बेटी, मैंने हमेशा बेटे को प्यार किया, लेकिन मेरी बेटी का तिरस्कार किया और आज अंत में मेरी बेटी ने ही मेरी जान बचाई। मैं भगवान से हर जन्म में तुम्हें ही अपनी बेटी के रूप में मांगना चाहूंगा जूही। आ जाओ, अपने बाबूजी के पास आओ बेटी। बाबूजी। पुलिस अंशु और रितिका को गिरफ्तार करके ले जाती है और अंत में भानु और जूही दोनों बाप बेटी एक हो जाते हैं और जूही अपने ढाबे में जी जान से मेहनत करके खूब सफल होती है। रमा और सहदेव को 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अभिनव, छोटा बेटा विवेक। अभिनव की शादी नायरा से हुई होती है और विवेक की शादी सुरभि से। सुरभि ऑफिस जाया करती है और उस कारण वो विवेक और ससुराल पर बहुत कम ध्यान देती। जब विवेक और सुरभि की शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है, तभी विवेक ऑफिस से छुट्टी लेकर सुरभि के लिए अपने हाथों से दिल के आकार का केक बनाता है। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी मेरी जाने मन बीवी साहिबा। आई लव यू सुरभि। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी विवेक। चलो सुरभि, जल्दी से ये केक कट करते हैं। तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। और हाँ, मैंने ना आज कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रखी है, वो भी शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में। विवेक, मेरे पास आज 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और मुझे उनसे प्रेजेंटेशंस भी दिखाने हैं। मैं अभी तक प्रेजेंटेशंस भी क्रॉस चेक नहीं किए हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग टुडे। लेकिन सुरभि बेबी, मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी हैं। तो क्या मैं क्या करूं फिर विवेक? मुझे ना दुनिया भर के काम है और 1 मंथ एनिवर्सरी भी कोई मनाता है क्या विवेक? बाय, आई हैव टू गो। लेकिन सुरभि सुनो तो। सुरभि विवेक की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। विवेक को उसके इस व्यवहार से बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर नायरा आती है और वो विवेक को उदास देखती है और वो सब देखकर समझ जाती है कि विवेक क्यों उदास है। देवर जी। अरे नायरा भाभी, आप आइए ना भाभी। ये कैपेचिनो कॉफी आपने किसके लिए लाई है? ये कॉफ़ी मैंने अभिनव के लिए बनाई थी। मैं जानती हूँ कि आपको भी ये कॉफ़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए और सुरभि के लिए ला दी। हाउ स्वीट, थैंक यू भाभी। प्लीज बैठिए ना। देवर जी,
मैं जानती हूँ कि आपके और सुरभि के बीच सब ठीक नहीं है। सुरभि को समझना होगा कि घर गृहस्थी, पति और ऑफिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं भी अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कभी नहीं मोड़ती। आई डोंट नो भाभी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से सुरभि और मैंने एक साथ ठीक से आधे घंटे का समय भी नहीं बिताया है। सुरभि काम से आकर थक जाती है और मुझे बिना कुछ बोले और बात किए ही सो जाती है। मैं इस दो तरफा रिश्ते में बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि समय के साथ सब कुछ पहले जैसा एकदम ठीक हो जाए और शादी के पहले वाली सुरभि फिर से लौट आए। चलिए कॉफ़ी पीजिए। अब सुरभि की कॉफी तो वेस्ट हो जाएगी। एक काम कीजिए भाभी, आप ही इसे पी लीजिए। ठीक है, माँ जी और पापा जी भी नहीं पीते हैं, तो इसे अब मुझे ही पीना पड़ेगा, आपको कंपनी देते हुए। सुरभि वहां आ जाती है और दोनों देवर भाभी को हंसते हुए कॉफ़ी पीते देख उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे सुरभि, तुम यहाँ? हाँ जेठानी जी, वो एक्चुअली मैं अपना पेन ड्राइव ड्रॉर में ही रखकर भूल गई थी, इसीलिए लेने आई थी। सुरभि अपना पेन ड्राइव लेकर चली जाती है। एक दिन बारिश में भीगने के कारण विवेक को सर्दी बुखार हो जाता है और तभी अच्छा, सुरभि, मेरे लिए प्लीज अदरक वाली चाय बना कर लाओ ना। अरे, और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करो ना। बहुत बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है सुरभि। विवेक, मुझे ढेर सारा काम पड़ा है अभी ऑफिस का। तभी उनके कमरे से गुजरती हुई सास रमा सुरभि की बात सुन लेती है और आकर गुस्से से कहती है, क्यों रे सुरभि बहू, अरे तूने अपने काम से शादी की है या मेरे बेटे से? जब देखो तब ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे आग लगे तेरे ऑफिस को, हाँ नहीं तो। माँ जी, माइंड योर लैंग्वेज। माँ, सुरभि। सहदेव, अभिनव और नायरा भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रामा, क्यों चिल्ला रही हो? माँ, क्या हुआ है? और क्या होगा, ये सुरभि बहू दिन के 24 घंटे बस अपने ऑफिस का राग अलापती रहती है। अरे ऑफिस के अलावा भी तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिश्ते हैं। ना नहीं तो, अरे हमें नहीं देख सकती तो कम से कम पति को तो देख कर उसकी चिंता कर। पैसे कमाते कमाते कहीं रिश्ता ना खो बैठे तू एक दिन। हाँ, गधेड़ी कहीं की। सुरभि, अब जब देवर जी की तबीयत खराब है तो रुक जाओ ना। इस तमाशे के बाद तो मैं हरगिज नहीं रुकने वाली यहाँ पर। आई एम फेड अप ऑफ दिस फैमिली। सुरभि गुस्से में वहां से चली जाती है और बाद में नायरा विवेक के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर लाती है और उसके पास रुकती है। अगले दिन सुरभि की ऑफिस में होने वाली मीटिंग एक कैफे में शिफ्ट हो जाती है और वो उसका बॉस और क्लाइंट्स एक दूसरे को कैफे में मिलते हैं। तभी सुरभि वहां पर जेठानी नायरा और पति विवेक को देखकर हैरान रह जाती है। थैंक यू नायरा भाभी, मुझे यहाँ कैफे में लाने के लिए। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यू आर वेलकम देवर जी। इसके बाद हम दोनों मंदिर में जाएंगे। पास ही में एक हनुमान मंदिर है, वहां पर माँ जी और अभिनव भी आने वाले हैं। ओके भाभी। विवेक और नायरा जब कैफे से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी नायरा का पैर मुड़ जाता है और उसे मोच आ जाती है, जिसके बाद विवेक उसे अपनी बाहों में उठाता है और कार में बैठाकर ले जाता है। ये सब देखकर सुरभि को बहुत जलन होती है। ये जेठानी जी मेरी सौतन बनने के पीछे क्यों तुली हुई है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना है। विवेक सिर्फ मेरा है, मेरा ही है। विवेक और नायरा की बढ़ती दोस्ती को सुरभि प्यार समझने की भूल कर बैठती है। देवर जी, आपके लिए मैं आज ये एक शर्ट लाई हूँ बाजार से। आप पर ये रंग बहुत जचेगा, क्यों अभिनव? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाभी। कुछ दिनों के बाद सुरभि का बॉस आकर उसे उसका टर्मिनेशन लेटर देते हुए कहता है, सुरभि, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस, लेकिन तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तुमने एक नहीं बल्कि 5 इंटरनेशनल क्लाइंट्स लूज किए हैं, जिस कारण मैं तुम्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ जॉब से। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। सुरभि जब घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि घर पर कोई नहीं है और विवेक और नायरा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये लीजिए देवर जी, अच्छा बनाया ना खाना? हाँ भाभी, यू आर अमेजिंग। लीजिए ना, आप भी खाइए। नायरा और विवेक को एक साथ देखकर सुरभि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और जब वो अपनी आंखें मलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसने अभी अभी जो देखा वो एक सपना था। असल में तो सब सो गए हैं, बस अकेला विवेक ही जाग रहा है
और हॉल एरिया में बैठकर अपनी और सुरभि की शादी की फ़ोटो एल्बम देख रहा होता है। विवेक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे जज्बातों की कभी कद्र नहीं की। मैं काम को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगी कि मैं भूल ही गई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरा जॉब नहीं रहा, मुझे जॉब से निकाल दिया है। क्या? ऐसे कैसे? जो हुआ अच्छा ही हुआ है। अब इस धक्के से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैं अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, और बीवी ही नहीं, एक अच्छी बहू, एक अच्छी देवरानी, अच्छी एम्प्लॉय, सब कुछ। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो विवेक। आई लव यू। आई लव यू टू सुरभि। और इस तरह आखिर में सुरभि और विवेक एक हो ही जाते हैं, और सुरभि अपने पति को समय देने लगती है और घर गृहस्थी को ठीक से संभालने लगती है। वहीं थोड़े दिनों बाद उसे एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है और वो जॉब ज्वाइन कर लेती है। लेकिन इस बार वो जॉब के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती है और किसी को ठेस नहीं पहुंचाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।